नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत आपका जनरल साइंस और बायोलॉजी की इस क्लास में। ये क्लास आपके बीपीएससी, यूपी पीसीएस और जितने भी अदर पीसीएस एग्जाम्स हैं उन सारे के लिए बेनिफिशियल है, जैसा कि मैं हर क्लास में आपसे कहता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम बायोलॉजी के पूरे अलग अलग चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट जो चैप्टर था वो मैंने आपको बताया था, वो चैप्टर रिलेटेड था ब्लड से, यानी रक्त से, और उसमें हम लोगों ने ये बात की कि ब्लड के कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या उनके काम हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स के हमने डिविजन्स भी देखे थे, उनके प्रकार भी देखे थे, और इसके साथ साथ मैंने आपको ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में भी बताया था। जिस रक्त समूह के बारे में मैंने वहां पर चर्चा की है उस पिछली क्लास में या पिछले पिछले सेशन में आपने देखा होगा, वहां पर हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप की चर्चा की थी। किससे? एबीओ ब्लड ग्रुप की चर्चा की थी। लेकिन इस एबीओ ब्लड ग्रुप के अलावा भी एक ग्रुप है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। कौन सा ग्रुप है, किस ग्रुप की बात हम यहां पर कर रहे हैं, जरा इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। राइट, देखिए, जब हम रक्त समूह या ब्लड ग्रुप लिखते हैं, सॉरी, जब हम कोई भी ब्लड ग्रुप लिखते हैं तो उस ब्लड ग्रुप को हम सिर्फ बी ए बी या ओ नहीं लिखते, है ना। आपने सामान्यतः अगर कोई आपसे ब्लड ग्रुप आपका पूछे तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, है ना, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, इस तरीके का कुछ कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला चक्कर यहां पर आ जाता है ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और उसी तरीके से ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, है ना। इस तरीके से ब्लड ग्रुप जो है वो लिख दिए जाते हैं। अब आपसे अगर कोई ये प्रश्न करे, आपसे ये कोई क्वेश्चन करे कि ये प्लस और माइनस का मतलब क्या है, तो एक्चुअली ये प्लस और माइनस भी जो है वो कुछ विशेष रक्त समूह के को बताते हैं या कुछ विशेष रक्त समूह को इंगित करते हैं। कैसे? तो देखिए, हम ये मानकर चलते हैं कि जो मानव का रक्त है ना, उसमें जो आरबीसी है, मानव के रक्त के आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर, है ना, जो प्लाज्मा झिल्ली है या फिर आप कह सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है के ऊपर ए या बी एंटीजन के अलावा क्या होता है? तो इनके अलावा जो है वो एक और प्रकार का एंटीजन जिसे RH एंटीजन, है ना, जिसे क्या कहेंगे हम, एक मिनट, जिसे RH एंटीजन कहा जाता है। एक और प्रकार के एंटीजन में लिख रहा हूं, एक और प्रकार के एंटीजन जिसे RH एंटीजन कहा जाता है की उपस्थिति या अनुपस्थिति पाई जाती है। अनुपस्थिति पाई जाती है, ठीक है। अब यहां से देखें कि जब ये उपस्थिति या अनुपस्थिति RH एंटीजन की मिलेगी तो जिस व्यक्ति के
आरबीसी पर आरएच एंटीजन उपस्थित होगा, ठीक है, वो व्यक्ति का कहा जाएगा, वो व्यक्ति कहा जाएगा आरएच पॉजिटिव, ठीक है। और यहीं पर आप देखें कि जिस व्यक्ति के आरबीसी पर आरएच एंटीजन अनुपस्थित है ना, जहां पर रहेगा वो आरएच पॉजिटिव हो गया, और जहां पर नहीं रहेगा आरएच एंटीजन अनुपस्थित होगा उसको आप बोलेंगे आरएच नेगेटिव। ये सिंपल सा फंडा है जो आपको याद रखना है कि भाई आरएच एंटीजन की मौजूदगी या आरएच एंटीजन के होने के वजह से जो रक्त समूह है उसके मुख्य जो नाम है यानी ए बी और ओ, उनके साथ पॉजिटिव लग जाएगा, अगर आरएच एंटीजन मौजूद नहीं है तो उनके साथ नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि कोई रक्त समूह जो है वो क्या है, कोई रक्त समूह जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, रक्त समूह जो है वो आपको दिखाई दे रहा है ए पॉजिटिव, ठीक है। तो ए पॉजिटिव रक्त समूह का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, ए पॉजिटिव रक्त समूह का मतलब हुआ कि आरबीसी पर ए तथा आरएच एंटीजन, ए तथा आरएच एंटीजन दोनों ही उपस्थित हैं, ठीक है, दोनों ही क्या है, उपस्थित है। लेकिन अगर हम बात करें ये वाले दूसरे वाले की, है ना, अगर हम ये कहें कि यहां पर ये जो है ए नेगेटिव है ब्लड ग्रुप क्या है भाई, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक, ब्लड ग्रुप जो है वो ए नेगेटिव है। इस केस में अब ए नेगेटिव के केस में क्या होगा, तो कहा ए नेगेटिव का जो केस है वो बताता है कि आरबीसी पर ए एंटीजन तो उपस्थित है, ए एंटीजन तो उपस्थित है, परंतु आरएच एंटीजन अनुपस्थित है, ठीक है, परंतु आरएच एंटीजन क्या है, अनुपस्थित है। तो जैसा मैंने ए के लिए बताया वैसे ही आप बी के लिए भी कर सकते हैं, वैसे ही आप ए बी के लिए भी कर सकते हैं, और वैसे ही आप ओ के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि आप किनके लिए ये सब कर सकते हैं। आप कर सकते हैं ए के लिए, आप कर सकते हैं बी के लिए, आप कर सकते हैं ए बी के लिए, और आप कर सकते हैं ओ के लिए। ओ का मतलब ओ नेगेटिव अगर कह दिया जाए तो यानी कि यहां पर रक्त के आरबीसी पर ना ही ए या बी में से कोई एंटीजन मौजूद है और ना ही वहां पर आरएच एंटीजन मौजूद है। कोई एंटीजन अगर ना हो तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। यही चीज आपको बताना चाह रहा था। तो अब आइए मैं आपको ले चलता हूं यहां से सीधे, ठीक है। देखिए आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आरएच एंटीजन का एक समूह होता है, और आरएच एंटीजन जो होता है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वो एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आरएच एंटीजन के होने से आरएच पॉजिटिव हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान में रखना है, ये वाला है ना, ब्लड ग्रुप क्यों पॉजिटिव होगा और क्यों नेगेटिव होगा, ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद आपको देखना है कि जो आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव है उसमें भी कुछ विशेष चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या, तो कहा कि आरएच एंटीजन जो होता है ये आरएच एंटीजन अकेला नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये कई सारे एंटीजन्स का समूह होता है, और इनका नामकरण अलग किया गया है, आरएच ए, आरएच बी, आरएच सी, आरएच डी, ऐसे करके कई सारे जो हैं वो आरएच एंटीजन के प्रकार हैं। सामान्यतः जब हम बात करते हैं कि मनुष्य के रक्त के आरबीसी पर, किसके,
मनुष्य के, मानव के रक्त के आरबीसी पर या आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली पर जो है वो कौन सा आरएच एंटीजन मिलता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर जो आरएच एंटीजन मिलता है वो मिलता है आरएचडी। ठीक है, तो आरएच एंटीजन का एक समूह होता है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आरएच एंटीजन होते हैं। मानव के रक्त के आरबीसी पर यदि आरएच एंटीजन समूह का आरएच डी एंटीजन उपस्थित होता है तो उसे हम आरएच पॉजिटिव कहेंगे। यदि आरएच डी एंटीजन अनुपस्थित होता है तो उसे हम आरएच नेगेटिव कहेंगे। ये मतलब बहुत स्पष्ट चीज यहां पर और ज्यादा स्पष्ट कर दिया। पहले तो मैंने आपको यह बताया कि आपको याद रखना है कि भाई आरएच एंटीजन होगा तो पॉजिटिव, आरएच एंटीजन नहीं होगा तो नेगेटिव। लेकिन आरएच एंटीजन में भी कौन सा आरएच एंटीजन होगा, तो आरएच डी की बात की गई। किसकी बात की गई, आरएच डी की बात की गई। आरएच डी अगर होगा तो आप बोलेंगे कि वो पॉजिटिव है, अदरवाइज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं आपको। आरएच डी एंटीजन की बात यहां पर की गई है। अब इस आरएच डी एंटीजन को, है ना, इस आरएच डी एंटीजन को हम यहां पर कुछ विशेष तरीके से और देख लें। एक बार मैं चीजें आपको दिखा देता हूं। यहां पर एक तो ये उपस्थित को थोड़ा सा मैं घेरना चाह रहा हूं। एक बार आरएच उपस्थित, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आरएच पॉजिटिव हो जाएगा। और आरएच डी अनुपस्थित, आरएच डी अगर अनुपस्थित हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, आरएच नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आरएच डी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप जो है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मेजर चीज आपको याद रखना। आर एच डी उपस्थित होगा तो आर एच पॉजिटिव, आर एच डी अनुपस्थित होगा तो आर एच नेगेटिव। अगर मैं इसको थोड़ा सा, है ना, इस तरीके से दिखा दूं, यहां पर आर एच डी अनुपस्थित, तो अनुपस्थित होने के कारण क्या हो जाएगा, आर एच नेगेटिव हो जाएगा। आर एच डी उपस्थित, तो आर एच डी उपस्थित होने के कारण ये क्या हो जाएगा, आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये तीर जहां जा रहे हैं उनसे आप चीजों को समझ लेंगे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो ब्लड ग्रुप सीखा उस ब्लड ग्रुप में हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम सीखा और आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव यानी आर एच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम सीखा। अब यहां से आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस आर एच ब्लड ग्रुपिंग को भी याद रखने या पहचानने की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, क्यों आवश्यकता है, क्यों हम इसको जो है वो जाने। तो यहां पर मैं अब आपको जो है कुछ बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए क्या होता है कि वैसे तो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव का सामान्य परिस्थिति में अगर आप कहें तो बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आर एच एंटीजन हो भी तो भी और आर एच एंटीजन ना हो तो भी, है ना, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, अगर सामान्य परिस्थिति के साथ हम देख रहे हैं तो। लेकिन एक विशेष परिस्थिति आएगी जिसमें हम कहेंगे कि यदि 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 आर एच पॉजिटिव रक्त समूह की कोई महिला प्रथम बार गर्भवती होती है, प्रथम बार गर्भवती होती है, आर एच पॉजिटिव की जगह क्या कर ले, आर एच नेगेटिव कर ले, सॉरी, है ना, आर एच नेगेटिव, इसको हम आर एच नेगेटिव कर लेते हैं। ओके, आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव रक्त समूह की कोई महिला प्रथम बार गर्भवती होती है और उसके पति का रक्त समूह, उसके पति का रक्त समूह आर एच
पॉजिटिव हो तो ऐसे में बच्चे का रक्त समूह पिता के रक्त समूह के समान होगा, अर्थात क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों RH पॉजिटिव होगा? इसलिए क्योंकि जो RH पॉजिटिव है वो क्या है, वो है डोमिनेंट, है ना। RH पॉजिटिव जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट होने के कारण क्या है कि वो इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी, है ना। RH पॉजिटिव होने से इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी कि वहां पर एक मिनट आप रुक जाएं जरा, कुछ डिस्टरबेंस है। ठीक है जी, ठीक है। तो यहां समझ में आया। यहां मैं बता रहा था कि RH नेगेटिव रक्त समूह की अगर कोई महिला प्रथम बार गर्भवती होगी तो प्रथम बार क्या होगा कि अगर उसके पति का रक्त समूह जो है वो उसके समान नहीं है बल्कि RH पॉजिटिव वाला पति है, तो जो बच्चे का रक्त समूह होगा वो RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये तो RH पॉजिटिव हो गया, लेकिन अभी यहां पर क्या है स्थिति कि जब बच्चे का जन्म होगा, प्रथम बच्चे का जो है वो जन्म होगा, तो जन्म के समय क्या होता है कि जब गर्भनाल काटी जाती है तो उस गर्भनाल के काटे जाने के दौरान बच्चे का रक्त माता के रक्त के में आ जाएगा, है ना। बच्चे का रक्त किस में आ जाएगा, माता के रक्त में आ जाएगा। और जब माता के रक्त में आएगा तो ये तो पॉजिटिव वाला है और माता का रक्त है नेगेटिव वाला, तो माता का रक्त जो है वो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर लेगा। माता के शरीर में क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जब वही माता दूसरी बार गर्भवती होगी, तो उस केस में जो बच्चा आया वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला आया। और आपको पता है कि जब गर्भाशय में बच्चा होता है तो बच्चे को सारी चीजें किससे मिलती हैं, सारी चीजें जो है वो माता से मिलती है। जो भी पोषण मिलता है वो माता के रक्त द्वारा उसको जो है वो प्राप्त होता है। अब जब माता के रक्त द्वारा चीजें प्राप्त होंगी, है ना, माता के रक्त द्वारा जो है जब बच्चे को पोषण मिलेगा तो उस रक्त में जो है RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ वाले एंटीबॉडी भी है। वो क्या करेंगे, बच्चे के शरीर में जब पहुंचेंगे या बच्चे के शरीर के रक्त के साथ जो है वो मिलेंगे, तो वो बच्चे के शरीर के रक्त पर जो RBC है वो तो RH पॉजिटिव वाला है, वो उस RH एंटीजन को खत्म करना शुरू करेंगे और इससे क्या होगा, बच्चे का जो रक्त है उसकी क्लॉटिंग वहां पर शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से जो दूसरा बच्चा होगा गर्भ में वो क्या होगा, प्रसव से पहले या फिर आप कह सकते हैं डिलीवरी से पहले भी जो है उसकी मृत्यु हो सकती है। ये जो केस होता है जिसमें जो RBC की कोशिकाएं होती हैं बच्चे के रक्त में वो फटना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि बच्चा जो है वो सीवियर एनीमिया और उसके बाद जो है वो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इस तरह की स्थिति को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो RH
एंटीजन का की जो उपस्थिति है या उसकी जो अनुपस्थिति है, ये समझ में आती है किस केस में, जब इस तरह की परिस्थिति जो है वो बनना शुरू होती है। तो यहां पर आगे आप इसी में ऐड कर सकते हैं कि बच्चे का रक्त समूह जो होगा वो RH पॉजिटिव होगा। बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय गर्भनाल काटे जाने के दौरान, गर्भनाल काटे जाने के दौरान बच्चे के रक्त का कुछ अंश, बच्चे के रक्त का कुछ अंश, कुछ अंश माता के रक्त से मिल जाता है। ऐसे में माता के रक्त में माता के रक्त में RH एंटीजन के RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगते हैं। अब देखिए क्या है कि यहां पर बच्चे का थोड़ा सा रक्त गया, लेकिन शरीर ने, माता के शरीर ने और माता के रक्त ने यह पहचान लिया कि ये जो रक्त है या इसमें जो आरबीसी है वो हमारे आरबीसी से मैच नहीं करता है। अगर शरीर में कुछ ऐसा प्रवेश कर जाए जो आपके शरीर से मैच नहीं करता, तो आप उसे हमेशा, आपका शरीर उसे क्या समझता है, वो फॉरेन समझता। आप नहीं समझते, शरीर आपका जो है वो उसे बाहर का समझता है। और बाहर का अगर समझता है तो शरीर सीधे ये कहता है कि अगर कोई बाहर से आया इसका मतलब वो हमारा शत्रु है, वो हमारा दुश्मन है। और इसलिए वो दुश्मन के खिलाफ तुरंत लड़ना शुरू कर देता है, अपनी सेना खड़ा कर देता है। किसकी? एंटीबॉडी की सेना जो है वो खड़ी कर देता है, और एंटीबॉडी जो है उस बाहरी चीज से लड़ना प्रारंभ कर देती हैं। तो यही चीज जो होता है वो इस समय भी होता है जब माता के रक्त में एंटीबॉडी बनने लगते हैं। अब ये एंटीबॉडी जो रक्त की थोड़ी मात्रा गई है उसके जो आरबीसी के सेल्स होंगी उन सेल्स को मारकर खत्म कर देता है, ठीक है। उससे किसी को नुकसान नहीं होता उस समय। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब एंटीबॉडी जो है वो माता के रक्त में प्रेजेंट रहेगा, माता के रक्त में प्रेजेंट रहेगा। जब वही माता दूसरी बार, जब वही माता दूसरी बार गर्भवती होती है, वही माता दूसरी बार गर्भवती होती है, तो गर्भाशय में बढ़ रहे बच्चे को पोषण प्रदान करने हेतु, पोषण प्रदान करने हेतु जब माता का रक्त बच्चे तक पहुंचता है, बच्चे तक पहुंचता है, तो माता के रक्त में उपस्थित, तो माता के
रक्त में उपस्थित प्रति RH एंटीबॉडी बच्चे के रक्त की RBC की कोशिकाओं का RBC की कोशिकाओं को क्या कर देंगे, अभी इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और बाकी की लाइन यहीं पर लिख लेते हैं इसी पेज पर। ओके, आरबी की कोशिकाओं को मारना शुरू कर देते हैं। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, देखिए फीटस का मतलब होता है, फीटस का मतलब होता है भ्रूण, है ना, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, इसके कारण बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये स्थिति बनती है किसकी, ये स्थिति बनती है उस बच्चे की जो कि माता के गर्भ में दूसरा बच्चा है, और ये उस माता के गर्भ में दूसरा बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव कैटेगरी का है, और उसके जो पति हैं, है ना, उसके जो पति हैं वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं या ब्लड कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे को जो है वो नुकसान होता है, और बच्चे को अगर नुकसान है तो इसका खामियाजा जो है कई बार माता को भी भुगतना पड़ता है, और बच्चा जो गर्भ में जिसकी मृत्यु हो जाती है तो कई बार खतरे की स्थिति इस कदर पहुंच जाती है या इस स्तर तक पहुंच जाती है कि माता को भी काफी जो है वो नुकसान हो जाता है, या माता जो है वो भी, ठीक है, वो भी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति भी देखने को मिली होगी, आपने देखा होगा। इसीलिए कई बार जब ग्रामीण क्षेत्रों में इन सारे टेस्ट वगैरह को जो है वो नहीं कराते हैं लोग, और घर घर में ही सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, घर में ही जो है वो बच्चे का आप कह सकते हैं कि प्रसव कराया जा रहा है, तो उस स्थिति में, है ना, उस स्थिति में जो बच्चा है वो पैदा तो हो सकने, लेकिन टेस्ट ना होने की वजह से जब दूसरी बार वही महिला गर्भवती होती है तो स्थिति ये बन जाती है कि महिला की जान पर बनाती है, क्योंकि प्रसव अगर घर में हो रहा है तो उस स्थिति में महिला को पता भी नहीं चल पाता कि बच्चे को जो है वो दिक्कत होने वाली है, ठीक है, और बच्चा जो है वो दिक्कत में है तो महिला भी जो है वो दिक्कत में आ जाती है। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है, और ऐसे में गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये जो है आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा कि अगर RH वाले कैटेगरी में हम जाएंगे तो किस तरीके से जो है वो नुकसान होने की स्थिति आपको दिखाई देगी, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी है, ओके। अब इसके बाद ये समझने के बाद हम एक नई चीज यहां पर देखेंगे। ऐसे तो ब्लड ग्रुप हम लोगों ने जो मेन ब्लड ग्रुप था वो हमने समझ लिया यहाँ पर, लेकिन अब एक नई चीज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इस नई चीज को क्या बोलेंगे, एक नया ब्लड ग्रुप आपके सामने लिखा हुआ मिल रहा है, ये इस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है,
इसको क्या हम बोल रहे हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो कह रहे हैं। ठीक है, इसको जो है वो हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहेंगे। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहेंगे। ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये क्या है, इसको समझने के लिए जरा आप यहां पर ध्यान से देखें। देखिए, मानव के रक्त पर अभी तक जो हम समझ रहे थे वो समझ रहे थे कि या तो ए या बी एंटीजन होगा, या फिर ये मैं कह रहा था कि मानव के आरबीसी पर जो है वो RH एंटीजन होगा या RH एंटीजन नहीं होगा। ए या बी में से कोई एंटीजन होंगे या दोनों नहीं भी हो सकते हैं। इस तरीके के केसेस हमने देखे। लेकिन अब एक नए एंटीजन की खोज हुई और उस नए एंटीजन को पाया गया कुछ विशेष मनुष्यों पर या कुछ विशेष लोगों पर, उनको हमने बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा। देखिए, मानव के रक्त के आरबीसी पर एक विशेष प्रकार का H एंटीजन भी उपस्थित होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण ही कोई भी दूसरे एंटीजन अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पाएंगे। ये H एंटीजन रहेगा तभी जो है दूसरे एंटीजन अपना प्रभाव जो है वो दिखा पाएंगे। कौन से एंटीजन, तो A या B एंटीजन या फिर RH एंटीजन अगर वहां पर हैं तो उनका प्रभाव तभी देखा जा सकेगा जब ये H एंटीजन होगा। यदि H एंटीजन अनुपस्थित हो तो A या B एंटीजन या दोनों एंटीजन आरबीसी पर उपस्थित होने के बावजूद भी अपना प्रभाव जो है वो नहीं दिखा पाएंगे। ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है, एक मिनट पहले तो इस वाले को हम ऊपर कर दें। ठीक है, अगर इस तरह की स्थिति आती है, ये जो ब्लड ग्रुप जिसके आरबीसी पर जो है वो H एंटीजन अनुपस्थित होगा, तो इसको बोला जाएगा कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। देखिए, नाम कैसे आया, तो कहा गया कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि इस ब्लड ग्रुप को या इस रक्त समूह की जो खोज की वो सर्वप्रथम बॉम्बे में ही बॉम्बे के एक निवासी डॉक्टर ने जो है अपने एक मरीज के अंदर इस तरह की खोज की, और उन्होंने ये पाया कि ये वो मरीज है जिसके आरबीसी पर ए एंटीजन या बी एंटीजन या दोनों एंटीजन अगर मौजूद है, उसके बावजूद भी वो एंटीजन अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे। यानी एंटीजन है लेकिन उस एंटीजन के कारण जो उसका इंपैक्ट आना चाहिए, जो उसका प्रभाव दिखना चाहिए, वो प्रभाव वहां पर रक्त नहीं दिखा पा रहा है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि उस व्यक्ति के लिए फिर किस दूसरे व्यक्ति का, अगर उस व्यक्ति को जरूरत हो किसी ऐसे व्यक्ति के रक्त की जो कि शायद उसके ब्लड ग्रुप से मिलता जुलता दिखाई दे रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये इसके ब्लड ग्रुप से मिलता जुलता है, ए या बी या ए बी वाला, लेकिन अगर H एंटीजन नहीं है तो वो फिर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो उसके कारण जो है उस व्यक्ति को बहुत दिक्कत हो जाएगी कि ब्लड जो है वो किसका ले। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति सिर्फ H एंटीजन वाला ही व्यक्ति का रक्त ले सकता, और ऐसा मिलना बड़ा कठिन है क्योंकि अभी तक अगर हम माने तो ऐसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की जो खोज हुई है वो अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति मिला है जिसका ये ब्लड ग्रुप जो है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। ठीक, इसके अलावा आपको बताऊं कि एक ब्लड ग्रुप और अपने आप में बड़ा स्पेशल है, एक ब्लड ग्रुप और जो अपने आप में बड़ा स्पेशल है, इसको हम क्या बोलेंगे, गोल्डन ब्लड ग्रुप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, गोल्डन ब्लड ग्रुप बोलेंगे। क्या है ये गोल्डन ब्लड ग्रुप, इसको भी जरा समझ लेते हैं। इस गोल्डन ब्लड ग्रुप को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानें कि ये जो गोल्डन ब्लड ग्रुप है ना, ये जो गोल्डन ब्लड ग्रुप है इसको हम जो है RH नल ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम RH नल ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। RH नल ब्लड ग्रुप जो है वो इसको कहा जाता है। RH नल क्यों कहते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि जो RH ब्लड ग्रुप होता है वो RH ब्लड ग्रुप कोई एक एंटीजन नहीं है बल्कि एंटीजन का क्या है, समूह है। और उसमें से भी अगर RH-D टाइप का जो एंटीजन है वो मानव के आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। अगर वो उपस्थित है तो आप RH पॉजिटिव बोलेंगे, अगर वो अनुपस्थित है तो RH आप नेगेटिव बोलेंगे। ये चीज, बाकी के RH का उपस्थित होना या अनुपस्थित होना कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। RH-D जो है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन यदि किसी व्यक्ति के रक्त में आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली पर आरएच एंटीजन समूह का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाए, ये देखिए यहां पर ये लाइन महत्वपूर्ण है, आरएच समूह के कोई भी एंटीजन जो है वो नहीं पाए जाते हों, तो ऐसे व्यक्ति के रक्त समूह को जो है वो गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के रक्त समूह को जो है वो गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि अभी तक पूरे विश्व में कुल मिलाकर 49 लोग ऐसे ढूंढे गए हैं जिन 49 लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो गोल्डन ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? गोल्डन ब्लड ग्रुप है। इस गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में से 9 ऐसे हैं जो कि किसी को रक्त देने की क्षमता रखते हैं। मतलब एक तो गोल्डन ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज की चूंकि नंबर बड़े कैटेगराइज हैं कि अभी तक जो है वो 49 लोग ही ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो गोल्डन ब्लड ग्रुप है। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ 9 इसमें से ऐसे हैं जो रक्त देने के लिए सक्षम हैं या रक्त दे सकते हैं, किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बाकी के 40 का क्या हुआ? तो देखिए बाकी के जो 40 हैं उनके साथ थोड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि देखिए हर व्यक्ति रक्त नहीं दे सकता। इसमें से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी उम्र 60 से पार हो गई होगी, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको जो है वो कोई ऐसी बीमारी होगी जिसकी वजह से वो किसी दूसरे को रक्त नहीं दे सकते। तो ऐसे कई भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, जिन भिन्न कारणों के कारण 40 व्यक्ति, इस 49 में से 40 व्यक्ति तो रक्त अपना दे ही नहीं पाएंगे अगर किसी गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले को आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो 9 व्यक्ति पूरे विश्व में ऐसे हैं जो कि रक्त दे सकते हैं और ये गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, 9 व्यक्ति ऐसे हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले जो किसी दूसरे गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ये भी है ब्लड ग्रुप का। एक तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप बताया आपको और दूसरा बताया मैंने गोल्डन ब्लड ग्रुप। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां से 2-3 चीजें आपको बता दी। एक तो आरएच एंटीजन वाला केस हम लोगों ने देख लिया, एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप देख लिया और तीसरा आपको बताया मैंने कि गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक, इनके अलावा कुछ और चीजों पर भी हम ध्यान दे देते हैं। कुछ और चीजें क्या है? तो देखिए यहां पर एक बड़ी विशेष चीज है कि हम कैसे ये समझें कि माता पिता का रक्त समूह ऐसा है, ठीक है, तो उससे बच्चे का रक्त समूह कैसा हो सकता है। माता पिता का रक्त समूह अगर ऐसा है तो बच्चे का रक्त समूह कैसा होगा। मान लीजिए कि हमने एक कपल लिया, एक जो है वो युग्म लिया, ठीक है, एक वैवाहिक जोड़ा है और उस वैवाहिक जोड़े में से एक का ब्लड ग्रुप जो है वो ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अब जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, आप देखें कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जो जीनोटाइप होगा वो या तो IA होगा, यानी उसके जो माता पिता होंगे दोनों से उसको डोमिनेंट ए जीन मिला होगा, और या फिर उसका जो रक्त समूह ए दिख रहा है वो हाइब्रिड वाला है, यानी उसके माता पिता में से किसी एक से ए जीन आया होगा और किसी ए से IA जीन आया होगा और किसी एक से जो है वो स्मॉल आई जीन आया होगा, यानी हाइब्रिड वाला होगा। दोनों केसों को हम देखेंगे। तो यहां पर पहला केस ये ले लिया कि ए वाले का ऐसा है, उसी तरीके से बी वाले में भी हम बात करेंगे कि या तो IB जीन होगा, या तो IB जीन होगा, और या फिर हम कह सकते हैं कि IB स्मॉल आई जीन होगा। क्या होगा? IB स्मॉल आई जीन होगा। अब देखिए, जब भी आपको बच्चे के रक्त में कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है या बच्चे का रक्त समूह क्या होगा, इसकी संभावना, इसकी पॉसिबिलिटी आपको ढूंढनी हो, तो हम क्या करते हैं कि एक काई स्क्वायर चार्ट बनाते हैं ना, एक काई स्क्वायर चार्ट बनाते हैं इस तरीके से। ये चार्ट कुछ इस तरीके का होता है कि हम इस चार्ट को कई सारे जो है वो हम स्क्वायर्स में बांट सकते हैं, कई सारे वर्गों में बांट सकते हैं। और ये जो स्क्वायर बने, यहां पर मान लीजिए कि हमने 4 स्क्वायर बना लिए, एक बॉक्स, एक जो वर्गाकार बॉक्स है उसको इस तरीके से विभाजित करके 4 छोटे वर्गाकार बॉक्स जो है वो बना लिए। हर एक वर्गाकार बॉक्स के एक साइड की तरफ है ना, इस तरफ
हम क्या लिखेंगे, हम इस तरीके से माता पिता में से किसी एक के ब्लड ग्रुप के जो जीन है उनको लिख देंगे और दूसरी तरफ माता पिता में से किसी दूसरे के ब्लड ग्रुप के जीन को लिख देंगे और इस तरीके से हम मैच कराएंगे, क्रॉस कराएंगे कि IA-IB के साथ मिलकर IA-IB बन गया, ये IA-IB के साथ मिलकर IA-IB बन गया, ये जो IA है वो इस IB के साथ मिलकर IA-IB बन गया और ये IA इस IB के साथ मिलकर IA-IB बन गया। अब जो बच्चा है उसका जीन कैसा होगा, तो उसका है कि उसके जीन में माता और पिता दोनों के डोमिनेंट IA और IB जीन आ जाएंगे। तो इस तरीके से चूंकि बच्चे का जो जीनोटाइप होगा वो हो जाएगा IA-IB टाइप का, तो 100% IA-IB टाइप का होगा और ऐसे में फॉर श्योर बच्चे का जो ब्लड ग्रुप कहा जाएगा वो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा कितना, AB ब्लड ग्रुप होगा। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम कह रहे हैं कि दूसरी संभावना ले लें कि दो माता पिता हैं उनके हाइब्रिड है, ब्लड ग्रुप जो है वो हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड वाले केस में हमने IA वाले के लिए IA और स्मॉल i ले लिया, ठीक है, इस तरीके से, और IB वाले के लिए IB और स्मॉल i ले लिया इस तरीके से, ठीक। अब यहां पर देखें जरा, तो IA-IB हो गया, IA-IB हो गया, यहां पर देखें तो IA स्मॉल i हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर स्मॉल i है, ये IA स्मॉल i, ठीक। यहां पर देखेंगे तो IB स्मॉल i हो गया, क्या हो गया, IB स्मॉल i हो गया, और यहां पर देखेंगे तो I स्मॉल i हो गया, ये वाला स्मॉल i, ये वाला स्मॉल i यहां के लिए हो गया, ठीक। तो यहां से आप देखेंगे कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा उसमें 25% संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप AB होगा, 25% संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप जो होगा वो A होगा, 25% संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप जो होगा वो B होगा, और 25% संभावना ये भी है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप जो होगा वो O होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, O ब्लड ग्रुप होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब II आ जाए तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, O ब्लड ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से आप जो है, अच्छा A और B जो है वो हाइब्रिड ब्लड ग्रुप है, लेकिन O जो है वो प्योर है पूरा, और AB जो है वो भी पूरा प्योर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे के अगर माता पिता का रक्त समूह आपको श्योर पता हो कि उनका रक्त समूह ऐसा है, तो आप संभावना के तौर पर ये ढूंढ निकालेंगे कि माता पिता का रक्त समूह अगर ये है तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा, है ना, चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ठीक। यहां पर कई अलग अलग और भी केसेस हैं, जैसे कि यहां पर O ब्लड ग्रुप की बात की तो O ब्लड ग्रुप जो होगा वो II ही हमेशा होगा, और B ब्लड ग्रुप जो होगा वो ये होगा। तो यहां पर हम दो केसेस बना लेंगे, एक बनाएंगे प्योर IB वाले के लिए और एक बनाएंगे हाइब्रिड B वाले के लिए, ठीक। और इधर तो I ही लिखना है क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है वो O है। तो आप हमेशा देखेंगे कि जब प्योर वाला आएगा तो प्योर वाला अपने को पूरा प्रदर्शित करेगा O वाले के साथ मिलकर, तो उस केस में ये प्योर B ब्लड ग्रुप हो जाए, हाइब्रिड B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ इस केस में आप देखेंगे तो 50% संभावना है कि B ब्लड ग्रुप होगा और 50% संभावना है कि क्या होगा, O ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ब्लड ग्रुप की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज का पता लगा सकते हैं। एग्जैक्टली तो देखिए कह पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन प्रोपोर्शनली हम ये बता सकते हैं कि जिनकी प्रतिशतता ज्यादा होती है संभावना उन्हीं की होती है। अब इस वाले तो बिल्कुल कहना मुश्किल है, क्योंकि हर एक ब्लड ग्रुप के साथ क्या दिखाई दे रहा है आपको, 25% की संभावनाएं दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रही है, 25% की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक। और ये कब होगा, जबकि A और B ब्लड ग्रुप जो है वह हाइब्रिड फॉर्म में माता पिता से आकर क्रॉस हो रहा हो उनका, तो उससे 25% संभावना होगी कि सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है वो 25% की संभावना के साथ देखे जाएंगे। अब इन्हीं में से कोई एक जो होगा वो बच्चे को प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग तरीके के ब्लड ग्रुप्स की भी बात कर ली यहां पर। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। तो यहां पर हमने रक्त वाला हिस्सा खत्म करके हमने पूरा जो ब्लड वाला सेक्शन है उसको खत्म कर लिया, यानी संयोजी उत्तक जो है वो हमारे खत्म हो गए। तो संयोजी उत्तक के बाद तीसरे प्रकार के उत्तक की बात करें। ये तीसरे प्रकार का जो उत्तक है इसको हम मस्कुलर टिश्यू या फिर पेशी उत्तक बोलेंगे। देखिए जो पेशी उत्तक होते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो फाइबर लाइक होती हैं, तंतुनुमा होती हैं।
ठीक, लंबी कोशिकाएं होंगी और इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाएगा जिस प्रोटीन को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या फिर संकुचनशील प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संकुचनशील प्रोटीन, या उसके लिए जो अंग्रेजी है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना। उसके लिए जो अंग्रेजी है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नाम है। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को अगर आप समझें, इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को अगर आप समझें तो इसी की वजह से, इसी प्रोटीन की वजह से जो पेशियों के फाइबर्स हैं, है ना, जो उनके तंतु हैं वो क्या करते हैं? फैलते और सिकुड़ते हैं, वो फैलते और सिकुड़ते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको 3 प्रकार की पेशियां मिलेंगी, 3 प्रकार के पेशी उत्तक मिलेंगे। सामान्य रूप से आप इनको पेशियां भी बोल सकते हैं, मसल्स भी बोल सकते हैं। एक तो होंगी ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां वो होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, ठीक है। और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेशियां सामान्यतः जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई होती है, हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी होती है, हमारे जो हड्डियां हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। तो हमारी हड्डियां जिस तरीके से मूव करती हैं ये भी उसी तरीके से संकुचित और प्रसारित होकर मूव करते हैं। दूसरी जो होंगी उनको आप अनैच्छिक पेशियां बोलेंगे। अनैच्छिक पेशियों को अंग्रेजी में आप इनवॉलंटरी मसल्स कहेंगे। और ये जो अनैच्छिक पेशियां होंगी, अनैच्छिक इसलिए बोला क्योंकि ये हमारी इच्छा पर काम नहीं करती, हम जैसे चाहे वो हम इनको मूव नहीं करा सकते, ये स्वतः अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से मूव करते हैं और इनके मूवमेंट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर हम कुछ मसल्स की बात कर ले यहाँ पर, तो जैसे हमारे आईलिड्स का लगातार झपकना हो गया, या जब हम भोजन निकलते हैं तो हमारे जो भोजन नलिका है, आहार नलिका जो है उसका फैलना या सिकुड़ना, ठीक है, वो निर्भर करता है। या फिर अगर आप बात करें तो हमारे शरीर के अंदर कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अपनी इच्छा पर काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके के ऑर्गन्स, तो उनको आप क्या बोलेंगे? अनैच्छिक पेशियों के कारण वो हो रहा है। और एक तीसरी प्रकार की पेशी है, ये भी अपने आप में अनैच्छिक है, लेकिन इसका मूवमेंट जो है वो ऐसा है कि अगर ये मूवमेंट आपने किसी प्रकार से रोकने की कोशिश की तो क्या हो सकता है? व्यक्ति की जान जा सकती है। ये ऐसी पेशियां होती हैं जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनकर सिर्फ और सिर्फ एक ही अंग के पेशी को बनाने का काम करती हैं। और वो पेशियां कौन सी हैं? वो पेशियां जो हैं इनको हम हृदयक पेशियां बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? हृदयक पेशियां बोलेंगे, या इनको हम कार्डियक मसल्स बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? कार्डियक मसल्स बोलेंगे या हृदयक पेशियां बोलेंगे। ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदयक पेशियां, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डियक मसल्स, 3 तरीके के मसल्स जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। अब इन 3 प्रकार के मसल्स या 3 प्रकार की पेशियों के विषय में हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ऐच्छिक पेशियां, जो ऐच्छिक पेशियां होंगी ये इच्छानुसार संकुचित और प्रसारित होंगी, ये तो पहले ही बताया। इनको कंकाल पेशियां भी कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, और साथ के साथ इनको रेखित पेशियां बोलते हैं या फिर स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐच्छिक पेशियों को ही रेखित पेशियां या स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं स्ट्रक्चर इनका अगर दिखाऊंगा तो वहां पर आप देखेंगे कि ये लंबे लंबे तंतु इस प्रकार से एक साथ रेखा में जो है वो अरेंज्ड होते हैं, रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और इस तरीके से इनको रेखित पेशियां कहा जाता है। यहां पर आपको रेखित पेशियां क्यों कह रहे हैं ये लिखा भी हुआ है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में जब देखा जाता तो ये उत्तक हल्के और गहरे रंग की धारियों के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं, ऐसे धारी या रेखा के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की प्रकृति कैसी होती है? एक तो ये लंबी होती है, लंबी होने के कारण क्या होती है? बेलनाकार सी दिखाई देती है, और इन कोशिकाओं की कोई शाखा नहीं होती, ये शाखा रहित होते हैं, और साथ के साथ इनके बहुकोशिकीय न लिखकर इसको आप लिख सकते हैं बहुकेंद्रकीय। ठीक है, यहां पर ये बहुकोशिकीय लिखा है, ये गलत लिखा है, इसको आप कर दीजिए ये बहुकेंद्रकीय। बहुकेंद्रकीय यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं या बहुकेंद्रकीय होते हैं। इसमें कई सारे केंद्रक जो हैं वो पाए जाएंगे। आप देखिए यहां पर मैंने ऐच्छिक पेशियों का एक चित्र बनाया है,
और इसमें आप देखिए हल्के और गाढ़े रंग की कई सारी ऐसी पट्टियां या रेखे धारियां जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ये पूरा एक समूह बनाते हैं मसल्स का, और इन मसल्स में आपको इनकी जो कोशिकाएं लंबी सी दिखाई दे रही है उसमें आपको बहुत सारे केंद्रक इस तरीके से गुलाबी रंग में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इन पेशियों की प्रकृति है, या ये इनका आप कह सकते हैं विशेषता है। दूसरी पेशियां जो है इनको आप अनैक्षिक पेशियां बोलेंगे। ये अनैक्षिक पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार गति नहीं करती हैं, जैसे कि भोजन की नलिका की बात कर ली, या रक्तवाहिका की बात कर ली, या फिर आंखों की पलकें, है ना। तो इनमें जो संकुचन प्रसारण होता है वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, ये अपने मन से इंडिपेंडेंटली जो है वो संकुचित और प्रसारित होते हैं। इन्हीं मसल्स को यानी अनैक्षिक पेशियों को ही स्मूथ मसल्स बोलते हैं, यानी चिकनी पेशियां भी बोलते हैं, और साथ के साथ इन्हें अनस्ट्रेटेड मसल्स या फिर अरेखित पेशियां भी बोलते हैं। ध्यान ये रखना है कि इन जगहों के साथ साथ ये जो पेशियां हैं वो मूत्रवाहिनी का मतलब क्या हो गया कि जब जो वाहिका जो है किडनी से यानी हमारे गुर्दों से मूत्राशय तक मूत्र को ले जाने का काम करती है, तो उस मूत्रवाहिनी या यूरेटर की पेशियां भी इसी की बनी होती है। और फेफड़ों की श्वसनी यानी जो ब्रोंकाई होता है उसमें भी यही पेशियां पाई जाती हैं, क्योंकि जब जब आप श्वास लेंगे तब तक ये ब्रोंकाई फैलता है, और जब आप श्वास नहीं ले रहे होते या श्वास छोड़ रहे होते तो ये सिकुड़ जाता है। तो ब्रोंकाई का फैलना या सिकुड़ना ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। हम नॉर्मली जो है वो बिना किसी सोच के सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हमें सांस लेने और छोड़ने के लिए कोई सिखाता नहीं है या कोई समझाता नहीं है, स्वतः होने वाली एक प्रक्रिया है। हाँ, ये अवश्य है कि अगर आप फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं या बहुत कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी एक लिमिटेड टाइम तक आप करेंगे। हमेशा कर पाना आपके लिए मुश्किल है, या लगातार कर पाना आपके लिए मुश्किल है। तो लगातार तो ये स्वतंत्र रूप से ही कार्य होता है। ठीक है, आगे अगर इनके कोशिकाओं की प्रकृति देखेंगे तो इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो तर्क रूप होती हैं। तर्क रूप का मतलब स्पिंडल फाइबर होती हैं, किनारों पर जो है वो नुकीली होती है और बीच में जो है वो फैली होती है। ठीक है, और साथ के साथ ये ऑल्टरनेटिव इस तरीके से अरेंज होगी, और ये सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक केंद्रकीय होती है। आप देखें कि इनके जो फाइबर्स हैं उनमें आपको इनकी कोशिका में एक एक केंद्रक जो है वो दिखाई दे रहा है, जबकि ऐक्षिक पेशियों की कोशिका लंबी है और उसमें कई सारे केंद्रक जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद तीसरी जो पेशी है, तीसरी पेशी को हम हृदयक पेशी बोलेंगे। हृदयक पेशियां जो होती है ये विशेष प्रकार की अनैक्षिक पेशियां हैं। अनैक्षिक पेशियां इसलिए हैं क्योंकि हृदय की पेशियों के भी संकुचन और प्रसारण के लिए आपकी इच्छा काम नहीं करती। ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता कि हृदय को चलना है या बंद हो जाना है। हृदय का चलना और बंद होना उसके मसल्स के प्रसारण और संकुचन पर निर्भर करेगा। वो अगर लयबद्ध होकर इस तरीके से संकुचित और प्रसारित होंगे तो आप उनको बोलेंगे कि हृदय चल रहा है, अदरवाइज हृदय में कुछ कमी आ जाएगी। ठीक है, ये जो पेशियां हैं इनमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जीवन पर्यंत लयबद्ध होकर गति करती हैं। जीवन पर्यंत इसलिए क्योंकि भाई अगर इन्होंने गति करना बंद कर दिया यानी हृदय का धड़कना बंद हो गया, व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है भाई कि जो हृदय की पेशियां होंगी उनका हमेशा चलते रहना जो है वो जरूरी है। हमेशा उनका फैलना सिकुड़ना ये बहुत ही आवश्यक है, और इस आवश्यकता में अगर कहीं भी चूक हुई तो निश्चित रूप से फिर व्यक्ति को हृदयाघात का सामना करना पड़ता है, हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। ये बड़ी कठिन समस्या है व्यक्ति के लिए। ठीक है, इसकी कोशिकाएं कैसी होंगी तो बोला इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबी और बेलनाकार होती हैं, लेकिन साथ के साथ ये क्या होती हैं, शाखित होती हैं। देखिए ऐक्षिक पेशियों की भी कोशिकाएं लंबी और बेलनाकार थी, लेकिन वो शाखित नहीं थी। ये क्या है, शाखित है या ब्रांच्ड है, लेकिन वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड था। ये क्या है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है या फिर एक केंद्रकीय है। और ये पेशियां केवल और केवल कहां पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो हृदय पेशियां हैं वो अपने आप में अनैक्षिक तो हैं, लेकिन अन्य अनैक्षिक मसल से या अन्य अनैक्षिक पेशियों से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए भिन्न है क्योंकि इनका जो काम है वो जीवन पर्यंत चलता है। दूसरों को तो आप जैसे आंखों की पलकें झपका रहे हैं, लेकिन हम यहां पर खेल खेलना शुरू करते हैं। कौन ऐसा है जो ज्यादा देर तक पलकें नहीं झपकाएगा? ठीक है, कौन ऐसा है जो ज्यादा देर तक पलकें नहीं झपकाएगा? तो वहां पर आप देखें कि थोड़ी देर के लिए हम पलकों का झपकना रोक सकते हैं, ठीक, लेकिन उसके रोकने से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। हृदय के धड़कना रोक लीजिए,
हृदय का धड़कना रोकेंगे और काम जो है वो खत्म, काम जो है वो समाप्त। ठीक है, कुछ बच्चे जो मेडिकल साइंस की चीज़ों को जानते होंगे या उनके जो है वो हॉबी होगी कि मेडिकल की चीज़ों के बारे में जाने, तो शायद उन्हें पता होगा कि जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो उस दौरान एक आर्टिफिशियल हार्ट या एक आर्टिफिशियल बैग का यूज़ किया जाता है, जिसकी सहायता से हम जो अपने नेचुरल हृदय होता है या जो प्राकृतिक हृदय है उसकी गति को रोककर और उसका काम जो है वो लेते हैं किससे, उस बैग से। वो हृदय का काम कर रहा होता है और जितनी देर तक हृदय हमारा रुका होता है उतनी देर तक फटाफट जो है वो सर्जरी कर दी जाती है। ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमने हृदय की गति को टेम्पररी रोका जरूर है, लेकिन उस हृदय की गति को वापस जो है वो बुलाया भी जाता है, वापस जो है उसको लाने की प्रक्रिया भी होती है और वो हृदय सही तरीके से काम भी करता है। ठीक है, तो इस तरह की जब परिस्थिति आपको दिखाई दे तो ऐसे कुछ अपवाद केसेस जरूर दिखाई देंगे, लेकिन सामान्य रूप से आप यही देखेंगे कि हृदय की पेशियां जीवन पर्यंत गति करती हैं। अगर ये गति करना रोक दे इसका मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये पेशियों के साथ आपको ध्यान रखना, ये 3 प्रकार की पेशियां हैं और 3 प्रकार की पेशियों में ऐसी ऐसी कोशिकाएं हैं और उनकी उपस्थिति इन जगहों पर पाई जाती है। ठीक है, लास्टली आ जाइए, तो अब हम लास्ट में बात करेंगे तंत्रिका उत्तक की। देखिए, तंत्रिका उत्तक के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो जो नर्वस टिश्यू है या तंत्रिका उत्तक है, ये विशेष प्रकार के ऐसे उत्तक होते हैं जो कि अति संवेदनशील कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि वैसे तो सभी कोशिकाएं जो मानव शरीर में है वो संवेदी हैं। सभी कोशिकाओं में संवेदन की जो क्षमता है वो है। आप स्किन पर कहीं भी छुएंगे आपको संवेदना महसूस होगी। वही संवेदना आगे पास होती है विशेष कोशिकाओं में जो कि उस उत्तेजना को, उस संवेदना को ग्रहण करके फटाफट ब्रेन तक पहुंचा देती हैं प्रोसेस होने के लिए। और ब्रेन पर जब वो चीजें प्रोसेस हो जाती है, आपका ब्रेन महसूस कर लेता तो आप महसूस कर लेते हैं, आपका ब्रेन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है तो आप रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो ये चीज आपको दिखाई देती है। जो नर्वस टिश्यू की कोशिकाएं होती हैं, देखिए उनको कहा जाता है न्यूरॉन। ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी इसको पढ़ाया जाता है। ये जो न्यूरॉन होते हैं ये अत्यंत तीव्रता से उत्तेजित होते हैं और उसके कारण उस उत्तेजना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। विशेष तौर से ये कहां पहुंचाते हैं? मस्तिष्क में। हमारे शरीर में जो तंत्रिका उत्तक है वो कहां कहां पाए जाएंगे? एक तो पाए जाते हैं देखिए मस्तिष्क यानी ब्रेन में। ब्रेन के अलावा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा ये होते हैं। और उसके साथ साथ जो नर्व्स होते हैं, जो अलग अलग तंत्रिकाएं होती है। तंत्रिकाएं क्या है? रेशे नुमा, आप कह सकते हैं कि फाइबर्स हैं। तंतुनिमा जो है वो कोशिकाएं हैं जो कि अरेंज होकर खूब लंबे लंबे रेशे बनाते हैं, उनको आप तंत्रिकाएं बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका के रूप में भी जानी जाती है, इसलिए क्योंकि कई बार इसकी लंबाई जो देखी गई है शरीर में वो 1 मीटर तक देखी गई है। तो 1 मीटर की लंबी कोशिका अपने आप में आप कह सकते हैं सबसे लंबी कोशिका है। इतनी लंबी कोशिका तो सामान्य रूप से हम कोशिश करेंगे कि हम देख भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक और चीज कि अगर इस न्यूरॉन की संरचना को हम देखें, है ना, तो उस संरचना को आप सामान्य कोशिकाओं से मैच नहीं कर पाएंगे। न्यूरॉन की जो कोशिका है वो इस विशेष प्रकार के आकृति में दिखाई देती है, जिसमें एक हिस्सा जो है वो इस तरीके से कई कोनों के साथ जो है वो दिखाई देता है। एक तरीके से आप इसको हेक्सागोनल शेप भी कई बार बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हेक्सागोनल नहीं होता। और नीचे का एक हिस्सा जो है वो एक लंबे रेशे के रूप में दिखाई देता है। जो हिस्सा आपको ऐसे बड़ा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन का जो कोशिका काय है या न्यूरॉन का की जो सेल बॉडी है वो बोलेंगे। इस सेल बॉडी के अंदर यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म जो सामान्य तरीके से कोशिकाओं में पाया जाता है, यहाँ पर भी कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। और इसके अलावा सामान्य कोशिकाओं की तरह इसके सेल बॉडी में यहाँ बीच में आपको केंद्रक भी दिखाई देगा। लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में अन्य चीजों के अलावा या अन्य कोशिकांगों के अलावा कुछ विशेष कण होते हैं, कुछ विशेष क्रिस्टल होते हैं जिनको हम निस्सल कण या निस्सल बॉडीज बोलते हैं। जो कोने इस तरीके से शाखा के रूप में कुछ चीजें निकली हुई हैं, इन शाखाओं को जो है वो डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये डेंड्राइट्स जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं।
और एक जो हिस्सा है वो नीचे लंबे रेशे के रूप में आगे बढ़ता है, इसको हम जो है वो बोलते हैं एक्सॉन। जो लंबा रेशा है इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के चारों ओर जो है वो कुछ मोटी अलग से पदार्थ की, है ना, एक परत होती है। इस अलग से बने पदार्थ की परत को हम क्या बोलते हैं? माइलिन परत बोलते हैं। ये माइलिन परत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि न्यूरॉन की कोशिका कहां पाई जा रही है। कुछ विशेष जगहों पर जहां पर न्यूरॉन के टूटने की संभावना होती है, उसके एक्सॉन के टूटने की संभावना होती है, उन स्थानों पर माइलिन की परत उसके ऊपर पाई जाती है, जो उसको प्रोटेक्शन, जो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। जहां पर ऐसी समस्या नहीं है वहां पर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन की परत नहीं होती। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो एक्सॉन है वो लास्ट में जाकर कई शाखाओं में बढ़ जाता है, और हर एक शाखा का जो सबसे एंड वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट है, वहां पर इस तरीके से कैप्सूल नुमा संरचना आपको दिखाई देती है, जिस कैप्सूल नुमा संरचना को आप न्यूरॉन या नर्व्स एंड बोलते हैं या तंत्रिका का अंत बोलते हैं। यहीं पर इन्हीं तंत्रिका अंतों पर जो है वो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट चिपकता है, और तब जाकर वो एक कॉन्टिन्यूअस रूप में जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे सारे जुड़ते चले जाते हैं। और इन्हीं न्यूरॉन की मदद से जो ये कोशिकाएं हैं वो शरीर के किसी भी अंग से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर के किसी भी अंग तक जो है इंफॉर्मेशन या संवेदनाओं को बहुत ही तीव्रता से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाने ले जाने का काम करती है। तो ये इनकी विशेषता है। ये इनसे क्या बन जाएंगे? आपके जो ऊतक बनते हैं उनको आप नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो हैं यहां पर हमारा जो पूरा ऊतक वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। हमारा जो ऊतक का चैप्टर है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऊतक का चैप्टर जो है इसके विषय में आपको ये जानना है कि कितने प्रकार के ऊतक हैं, उन ऊतकों की क्या विशेषताएं हैं, शरीर के किस हिस्से में पाए जाते हैं, फंक्शंस क्या हैं। अगर ऊतक बन रहे हैं तो कई बार भिन्न प्रकार की विशेष कोशिकाएं पाई जाती, तो उन कोशिकाओं की क्या विशेषता है, जैसे कि हमने पेशी ऊतक में देखा ऐक्षिक, अनैक्षिक और हृदय पेशी की कोशिकाएं जो हैं वो भिन्न भिन्न आपको दिखाई दे रही। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऊतक वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे उस नेक्स्ट सेशन में मैं आपको शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों के विषय में बताऊंगा। पाचन तंत्र से शुरू करेंगे और उसके बाद एक एक करके हर एक तंत्र को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग जारी रखिए अपनी पढ़ाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आए या इसके कंटेंट आपके काम लायक हैं, तभी आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। अदरवाइज मैं बिल्कुल जोर नहीं दूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें या शेयर करें। ठीक, अगर आपको ये पसंद आता और आपको लगता है कि कंटेंट इसका काम लायक है तो आप इसे जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं बताऊं कि पीछे भी कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं मैंने। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं बहुत ही आराम से, और बायोलॉजी का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, रिवीजन के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता है। और यहाँ पर मैं पीछे में जो क्लासेस ले चुका हूँ बीपीएससी के लिए, उन्हीं की स्लाइड्स का इस्तेमाल करके मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ इन वीडियोस की सहायता से। तो आप जरूर इन वीडियोस को देखें, पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज करें अपना, कोई भी पॉइंट यहां पर आपका छूटेगा नहीं। और आप देखें क्वेश्चन जब आप वापस जाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप जो पढ़कर आए हैं उससे पूरे प्रश्न जो है वो हल हो रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। अपने सुझाव, और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और नेक्स्ट वीडियो तक आप पूरी चीजों को रिवाइज करते रहें। थैंक यू वेरी मच।